नमस्कार, मैं आशीष। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही दुनिया भर में कई मोर्चों पर कई किस्म की उथल-पुथल देखने को मिली है। उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर बड़े कार्यकारी आदेश भी जारी किए। दुनिया भर में मची हलचल में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास के बीच सीज़फायर की पहल है। दूसरा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस और यूक्रेन में चल रही लड़ाई के किसी शांतिपूर्ण नतीजे पर पहुंचने का इशारा। तीसरा है ब्रिक्स देशों पर अमेरिका द्वारा 100% टैरिफ की घोषणा। चौथा है दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने ट्रूप्स को दिया गया संदेश। और इन सब में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रंप का अमेरिका को WHO से अलग करने का फैसला। ये सब मुद्दे क्यों महत्वपूर्ण हैं और साल 2025 में इन फैसलों के क्या परिणाम होंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो आखिर तक ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं एक भविष्य दृष्टा की तरह आपको आज जो भी बताऊंगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में आने वाले समय में, वो सब घटित होते हुए आप देखेंगे और फिर कहेंगे कि मैंने उस वीडियो में ये सब कह दिया था। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले सिविलाइजेशन स्टोरीज में मैंने कई सारे उन मुद्दों पे बात की थी और वही घटनाएं ग्लोबल नैरेटिव में फौरन बाद घटित हुई। तो अब आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इन सभी बातों को भी इस आने वाले समय में साल 2025 में उसी क्रम में होते हुए देखेंगे। और इन सब के केंद्र में होगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का मुद्दा। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की, जिसे हम अरब जगत कहते हैं। मध्य पूर्व दुनिया का एक ऐसा अहम क्षेत्र है जहां होने वाली गतिविधियां कई देशों को प्रभावित करती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई रुकवा देंगे, जिसमें कि जो बाइडेन नाकाम रहे थे। शपथ ग्रहण होते ही ट्रंप ने गाजा में सीज फायर कायम करने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने हमास को धमकी दे दी थी अगर वो इजराइल के बंधुओं को नहीं छोड़ता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा शैली भी है। तो अब आप लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना होगा। साल 2020 में ये एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जो मिडिल ईस्ट में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस समझौते में मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र के इजराइल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसे कहते हैं, और बहरीन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था और यही ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। और अब क्योंकि ट्रंप फिर से जो वापस लौटे हैं सत्ता में, तो ये समझौता इस एरिया में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। ये शांति वार्ता अचानक से नहीं हुई है। असल में अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप का पेट प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप उनकी सबसे प्यारी चीज खोज या प्यारे प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। तो वो पूरा जोर लगाएंगे कि उनका प्रोजेक्ट सफल रहे भैया, तो उन्होंने इसको तो पुश करवाना ही है। मिडिल ईस्ट को आप ग्लोबल नजरिए से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और पिछले कुछ टाइम से आप खबरों में देख भी रहे होंगे कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। खबरों में बना हुआ है मध्य पूर्व, ये अरब जगत जितना भी है। पिछले साल 5 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ट्रंप लगातार अमेरिका की विदेश नीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी ऑफिशियली राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला भी नहीं था। इन नीतियों में एक महत्वपूर्ण मामला है गोलान हाइट्स का भी। ये इजराइल और सीरिया के जो पड़ता है एरिया। अब आने वाले समय में होना ये है कि जो गोलान हाइट्स है वो इजराइल के पास ही रहने वाला है। नोट कर लीजिए, इस लड़ाई में इजराइल ने आतंकी तो मारे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गोलान हाइट्स अब इजराइल के पास ही रहने वाला है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाला पॉइंट है, जहां अब इजरायली सेना ने बफर जोन क्रिएट करने भी शुरू कर दिए हैं। आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोलान हाइट्स आखिर चीज़ क्या है, ये बला क्या है। पहले इसकी ज्योग्राफी को देखिए। गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिमी जो सीरिया है उसमें एक चट्टानी पठार है जो दमिश्क से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो वोल्केनो की मिट्टी है, इस वजह से वहाँ पे सेब, चेरी, अंगूर ये सब वहाँ पे फसलें होती हैं। जॉर्डन नदी है यहाँ पे, एक हसबानी नदी है, उसकी वजह से यहाँ पे पानी की भी कमी नहीं है। तो अब जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को सीरिया का हिस्सा मानता है, लेकिन साल 1967 में जो 6 डेज वॉर हुई थी उस टाइम इजराइल ने गोलान हाइट्स पर अपना अधिकार बना लिया था। फिर जब इजरायली सेना का यहाँ नियंत्रण हो गया तो गोलान हाइट्स में इजरायली बस्तियां भी बढ़ने लगी। आज ये कंडीशन है कि इस क्षेत्र में 30 से अधिक इजरायली बस्तियां हैं गोलान हाइट्स में।
और यहाँ पे रहते हैं 25,000 से अधिक यहूदी इजरायली परिवार। तो सीरिया ने कई बार इस गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा करने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। इस बार फिर से जब दोनों देशों के बीच में पंगा हो रहा था, तो उसमें सिर्फ यरूशलेम, फिलिस्तीन या गजा ही मुद्दे नहीं थे, बल्कि गोलन हाइट्स भी बड़ा मुद्दा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई भी देश ऑफिशियली इस क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं देता है, लेकिन इसके भविष्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये इजराइल के पास ही रहने वाला है। साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। सीरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी तुरंत सत्ता पलट हुआ है और अब वहाँ पर आईसिस के लड़ाके जो सूट बूट पहन करके सरकार चला रहे हैं। सीरिया में अब आईसिस से जुड़े काले लिबास वाले रेबल्स लड़ाके घुस गए। उन्होंने रूस के समर्थन वाली सरकार को गिरा दिया, जिससे एक तरह से रूस को यहाँ से भागना पड़ा है। मिडिल ईस्ट इस इलाके में यहाँ पर ये कमाल की चेस चल रही है, अगर आप देखेंगे कई सालों से चल रही। इसलिए सीरिया से रूस का निकलना एक तरह से अमेरिका की ही साइलेंट किस्म की जीत मानी जा रही है। इस शतरंज को ऐसे समझिए कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर यानी रूस के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन बनाए थे और फिर रूस को वहां से निकलना पड़ा था। उसी तरह से साल 2020 में जब तालिबान आया तो अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। अब इसी चेस में सीरिया में आईसिस घुसता है, वहां का कंट्रोल अपने हाथों में लेता है और वहां अपने आतंकियों को बिठा देता है और रूस के समर्थन वाली असद सरकार को उधर से भागना पड़ गया। रूस तो अपने हितों के लिए सीरिया में असद सरकार को बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका इस इलाके में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए असद को हटाने के लिए दूसरे गुटों को मजबूत करता है, जिसमें कि वो इस बार लगभग कामयाब भी हो चुका है। अब सीरिया में सरकार तो बनी है, लेकिन ये कितनी टिक पाती है ये निश्चित नहीं है। आईसिस यहाँ पे मजबूत होने वाला है और वो बनेगा पूरे यूरोप के लिए सरदर्द। ठीक है, तो ये तो थी सीरिया की बात, इजराइल की बात। अब हम मिडिल ईस्ट में ही इस्लामी देश की बात करते हैं, ईरान की, जहां अमेरिका और ईरान का टकराव सदियों से चर्चा में रहा है। ईरान की सत्ता में अमेरिका की दिलचस्पी और सत्ता हथियाने के कांड पर ये कोई नई बातें भी नहीं है। मैंने ईरानी क्रांति के बारे में आपको सिविलाइजेशन स्टोरीज में भी बताया था, आप उसको देख सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान में किस तरह से सत्ता में अपने आदमी को बिठाया था, किस तरह से उसको प्लांट किया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ही, ना कि कम होगा। ईरान की राजनीति में परमाणु हथियारों का इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत हो। इस बात की संभावना तो बिल्कुल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यू रहने देंगे। होगा ये कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है या फिर उसके इरादे उसके कुछ करीब पहुंचता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से कह देंगे कि भाई तुमको है मिलिट्री ऑपरेशन करने की पूरी आज़ादी। और ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल होगा। ये बात आप लिख करके रख लीजिए फिर से। ट्रंप अब और ज़्यादा प्रत्यक्ष तरीके से ईरान पर दबाव बनाने वाले हैं। भारत के लिए इस बहस का नतीजा मायने रखेगा, क्योंकि वो इस इलाके में अस्थिरता नहीं चाहता है। भारत चाहता है क्योंकि उसकी उम्मीद है कि इजराइल हमास का जो मामला है हमारे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इजराइल सऊदी समझौते का जो रास्ता बनाएगा, जिससे भारत को भी फायदा होना है। तो भारत नहीं चाहता है यहाँ पे अस्थिरता रहे। अब आते हैं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी हुई जंग पर और देखेंगे कि ट्रंप के बाद वहाँ पर उनका क्या माहौल रहने वाला है। रूस और यूक्रेन लंबे समय से यहाँ पे एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है और ये अभी भी जारी है। दुनिया की नज़रों में तो रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि ये लड़ाई रूस और अमेरिका की ही हो रही है, क्योंकि यूक्रेन तो अमेरिका का ही प्यादा है और अमेरिका ही उसको चैनलाइज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, जबकि रूस इस झगड़े के साथ साथ एशियन देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। आपने सुना होगा कि एशियाई देश डी-डॉलराइजेशन को बहुत महत्व दे रहे हैं, यानी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वहाँ पे जो डॉलर की दादागिरी है उसको कम करना और उसके प्रभाव को ख़त्म करना। और इसके बदले वो क्या करेंगे, अपनी मुद्राओं को बढ़ावा देंगे ताकि अमेरिका की बहुपति खत्म हो जाए। ट्रंप के आने के बाद पुतिन ने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी तो कर दी है कि भाई हम भी शांति वार्ता चाहते हैं, हम उसके लिए रेडी हैं, लेकिन होगा ये कि रूस और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। क्योंकि आप यहाँ के मैप को अगर देखेंगे तो ब्लैक सी पर जब रूस को सहूलियत मिल रही है, तो क्या वो सच में इसे अपने हाथ से जाने देगा या वापस लौटाएगा। रूस ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को बलिदान इसमें दे दिया उनका, और इस लड़ाई में उसके बदले वो अपने जो ज़रूरी कब्जे हैं, उनके लिए जो ज़रूरी लैंड एरियाज़ हैं,
उनको तो बिल्कुल नहीं लौटाने वाला है। रूस पर यूक्रेन में जो अतिक्रमण के आरोप लगे हैं वो उनके लगातार उनको नकारता रहा है, आगे भी नकारेगा। आखिर में होगा ये कि रूस उन इलाकों से अपने आप को पीछे खींच लेगा जो नॉन स्ट्रेटेजिक कही जाते हैं, यानी इन इलाकों पर किसी का भी कब्जा हो बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ, ये कन्फर्म है कि रूस कुछ इलाके छोड़ देगा शांति वार्ता के नाम पर, और फिर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाएगा। देखो, अमेरिका ने रूस को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। ये भविष्यवाणी आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन रूस और अमेरिका ऐसा करेंगे उस दिन इस वीडियो का जिक्र मैं फिर से आपसे करूंगा। 2025 में ही आप देखेंगे कि यूक्रेन में एक नया प्रेसिडेंट भी आ जाएगा ज़ेलेंस्की के बदले, और यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल और भी बढ़ता चला जाएगा, खासकर से यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में। नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ब्रिक्स की हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण विषय है ब्रिक्स देशों का, जिस पर ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अगर आप देखें तो ब्रिक्स सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है और न ही कोई तोप चीज़ है उसकी नज़रों में। अगर अमेरिका के लिहाज से देखें, न उसको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि ब्रिक्स है या नहीं है, लेकिन असल में ब्रिक्स अगर किसी के लिए खतरा है तो वो पूरे पश्चिमी दुनिया के लिए है और उसकी इकोनॉमी के लिए खतरा है। इसके अलावा पूरी दुनिया पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो विस्तारवादी सोच है उसके खिलाफ ये ब्रिक्स देश एकजुट है। रही बात 100% टैरिफ लगाने की, तो ये कारस्तानी अमेरिका ने ब्रिक्स देशों में चीन और भारत को तोड़ने के लिए की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रूस और अमेरिका के टकराव के बीच IRC यानी इंडिया, रूस और चीन, ये देश भी एक साथ आए हैं, और यहाँ तक कि चीन और भारत के बीच जो LOC पे तनाव था या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, उस पर भी कुछ सहमतियां दोनों देशों के बीच में बनी है। मैंने इसके बारे में इस फैसले से कई महीने पहले घोषणा कर दी थी, आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी। चीन और भारत, रूस मिलकर के पश्चिमी देशों की गुंडागर्दी को समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका अब ब्रिक्स पर पहले 100% टैरिफ लगाने की बात कर चुका है, और अब किसी दिन कह देगा कि हम भारत को इसमें छूट देते हैं, ताकि भारत के खिलाफ चीन और रूस का नजरिया प्रभावित हो और ये दोनों देश भारत को संदेह की दृष्टि से देखने लगें। पूरी कूटनीति आपने नोटिस किया होगा, तो चीन और भारत के बीच जो संबंध जब खराब हुए थे उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और जो मारपीट हुई थी गलवान में ये दोनों देशों की सीमाओं पर, वो भी उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई थी। यानी कोई तो है जो चाहता है कि भारत और चीन में तनातनी बनी रहे। इसी तरह से ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा आगे भी। दोनों ही देश अमेरिका के प्यादे हैं, उसी के ही वो इशारों पे काम करते हैं और जैसा अमेरिका चाहता है वही करते हैं। चीन की जहाँ तक बात है तो उनकी कंपनियों और व्यापार पर प्रतिबंध की धमकियां अमेरिका देता रहेगा, और चीन को नियंत्रण में रखने के लिए वो हवाई गप्पे भी समय समय पे मारता रहेगा। इसका एग्जाम्पल टिकटॉक पे बैन वाला आपने देखा होगा, वो शपथ ग्रहण होती ही वो गुब्बारा भरा गया और उसके बाद अचानक से वो गुब्बारा फूट भी गया, तो सब लोग वाहवाही कर रहे थे, लेकिन इससे पहले टिकटॉक वापस भी आ गया अमेरिका में। जबकि कई लोगों ने यहाँ पे वाहवाही कर डाली थी कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया। अब है एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का क्षेत्र, ताइवान और कोरिया। अब साउथ कोरिया की बात करते हैं, जहाँ पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है, और ये अमेरिका के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। कारण ये है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, और उत्तर कोरिया में जो घमासान मची है, नवंबर में भी उत्तर कोरिया ने इन पर मिसाइल दाग दी थी। अब अमेरिका कह रहा है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ खड़े रहेंगे और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के प्रकोप से उनकी रक्षा करेंगे। किम जोंग उन निरंतर कह रहे हैं कि अमेरिका उनको भड़काने की कोशिश ना करे, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन जैसा तानाशाह है और अमेरिका को ये बहुत खटकता है। दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की अगुवाई वाले देश उत्तर कोरिया से हमेशा खतरा रहता है उनको, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। दक्षिण कोरिया के अब तक अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं, और जो अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए बहुत हद तक वाशिंगटन यानी अमेरिका पे भी निर्भर रहता है। आजकल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कोरिया के दौरे पर थे। 24 साल में पहली बार हुआ जब कोई रूसी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया गया। दोनों देशों में चोरी चोरी चुपके चुपके काफ़ी याराना भी बढ़ रहा है। कारण ये है कि उत्तर कोरिया के पास बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है जो खासकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में माहिर है। रूस जब यूक्रेन के साथ जंग में उतरा हुआ था तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, रूस को ऐसे पार्टनर की जरूरत महसूस हुई जो हथियारों की कमी पूरी कर सके, और ये काम रूस को करके दिया नॉर्थ कोरिया ने, वही किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया।
इस वजह से दोस्ती बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के फौरन बाद दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी ट्रूप से बातचीत की और उनसे पूछा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के क्या हाल है। ट्रंप ने किम जोंग को स्ट्रॉन्ग लीडर भी बता दिया है। ये हालचाल पूछना कोई हवाई बातें नहीं है जैसे हम करते हैं कि मन कर गया तो हालचाल पूछ लिए। ये बिल्कुल वैश्विक राजनीति में इसके गहरे अर्थ हुआ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात की थी। अब आप ध्यान दें कि अमेरिका का चीन से ताइवान और फिलीपींस को लेकर के टकराव भी बढ़ रहा है। अमेरिका चीन को बैकफुट पर लाने के लिए कई फ्रंट्स तैयार कर रहा है। आप ध्यान देंगे तो चीन ने ताइवान के आसपास इतनी बड़ी मात्रा में तैयारियां करके रखी हैं जितनी आज से पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। चीन यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी करवा रहा है। अब जो ताइवान की प्रॉब्लम है वो सीधे तौर पर साउथ कोरिया से जुड़ी हुई है। इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि शपथ लेने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले दक्षिण कोरिया में अपने ट्रूप्स को कॉल लगाया, क्योंकि ताइवान में अगर चीन कुछ भी करता है तो अमेरिका के लिए पहला बेस साउथ कोरिया ही होगा। आप पुरानी खबरों को जाकर के पलटिए तो आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया ने इस बीच अपने सैनिकों को रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी रूस की तरफ से उतारा। ये असल में एक किस्म की ट्रेनिंग चल रही है कि ताइवान में चीन के कोई भी ऑपरेशन करते ही अमेरिका अगर बीच में पड़ता है, जो कि होना ही है, तो नॉर्थ कोरिया की सेना तैयार रहेगी। ज्योग्राफी के अनुसार भी देखेंगे आप इस इलाके को, तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन अपनी सीमाओं से लगे हुए हैं वही हाल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी है। रिलेशन भी कुछ इसी तरह के ही हैं, खट्टे मीठे, मीठे तो कम खट्टे ज़्यादा। 2025 में ताइवान पर चीन के अतिक्रमण और एग्रेसिव होंगे और इस वजह से साउथ कोरिया में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां भी तेज होती चली जाएंगी। अमेरिका हांगकांग में फिर से चीन के खिलाफ माहौल बनाने के काम करेगा और साथ में चीन पर टैरिफ लगाकर उसको थोड़ा थोड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। अमेरिका के गोल्डन एज की घोषणा करते डोनाल्ड ट्रंप ने मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट के इस्तेमाल की बात की है, जिससे चीन को और बड़ा झटका लग सकता है। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा मेक इन इंडिया की बात मोदी जी करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है WHO से अमेरिका का किनारे होने का फैसला। आप देखिए कि फार्मा और मेडिकल के सेक्टर में जितनी भी नई रिसर्च हो रही है उनमें रूस, चीन और भारत जैसे देश पश्चिमी देशों से बहुत आगे निकल रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से रूस और चीन बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जिससे सबसे ज़्यादा लॉस होगा अमेरिका के बाजार को। आप तमाम ऐसी बीमारियों को देखिए जो लाइलाज मानी जाती हैं, रूस और चीन उनमें वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है वहाँ पर। तो अमेरिका इस बात से भी परेशान ही है क्योंकि मामला बाजार का है, बड़े बाजार का है। फार्मा उद्योग बहुत बड़ी लॉबी होती है, इस वजह से प्रॉफिट और लॉस बहुत मैटर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत में भी लोग बड़े खुश दिख रहे हैं कि अब बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि दुनिया की कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी से ही चलती है, जिसमें चीन और भारत बड़े बाजार हैं। इतने बड़े बाजार को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अमेरिका की राजनीति में सिर्फ डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन्स आ गए हैं। अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल रीच और उनका जो सुप्रीमेसी का दावा है वो बदला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा और हावी होता चला जाएगा। और इस कारण आने वाले समय में भारत के चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं। आप अब देखेंगे कि अमेरिका में जो सरकार बदली उन्होंने वोकिज्म के खिलाफ अपना स्टैंड रखा था। यही वोकिज्म जबकि अमेरिका का हथियार हुआ करता था, लेकिन जब उनको इससे फ़ायदा मिलता नहीं दिखा तो उन्होंने वो कल्चर से दूरी बनाने वाली लाइन पकड़ ली और फिर से उसको चुन करके सत्ता में भी आ गए। जो कुछ भी एक्सट्रीम है, यानी जो भी विचारधारा कट्टर है, उसके पक्ष में अब अमेरिका खड़ा है और उसे ही हवा पानी भी दे रहा है, एम्पावर कर रहा है उसको। अब दक्षिण पंथ में भी या जिस भी धड़े के रेडिकल्स होंगे उनको अमेरिका बढ़ावा देगा, एक्सट्रीम एलिमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और एम्पावर किया जाएगा। आप भारत की राजनीति में बदलाव नोटिस कर रहे होंगे कि चाहे केजरीवाल हों या फिर राहुल गांधी, ये सब हिंदू होते जा रहे हैं, जबकि ये अपनी पहचान लिबरल या एथिस्ट बताया करते थे। अमेरिका चाहता है कि अब एक्सट्रीम या जो रेडिकल ग्रुप्स क्रिएट हों उनको सपोर्ट करे। लेफ्टिस्ट जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं या वो हों, इनसे अमेरिका को कोई फ़ायदा अब नहीं हो रहा है। ये उनके लिए चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। सरकार को अगर खतरा होगा तो वो रेडिकल्स और एक्सट्रीम विचारधाराओं से ही होगा। जो भी कट्टर होंगे, आप एलोन मस्क को नोटिस करेंगे तो वो आपको एक्सट्रीम राइट विंग ही दिख रहा होगा। वो इसी तरह से प्रमोट भी कर रहा है, जबकि सभी लोग इसे मस्खरी में लेते हुए चलते जा रहे हैं। एग्रेसिवली इस विचार का प्रमोशन किया जा रहा है कि अमेरिका अब ट्रंप के शासन में ग्रेट बनने वाला है। कनाडा आदि के विषय में भी आप यही देखेंगे।
और यही अब आने वाले समय में हमारी सरकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। 2025 में ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल माइलेज के लिए जमकर इस्तेमाल की जाने वाली हैं, जबकि ज़मीन पर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा गहराई से अगर आपको पता चलेगा कि ये बहुत कुछ नहीं बदला है। ट्विटर पर भले ही एलन मस्क आपको और आपका या हमारा मनोरंजन जमकर के ऐसे ही करते रहेंगे। ट्रम्प भी कहेंगे कि अमेरिका का स्वर्ण युग भी आ चुका है, लेकिन असली बदलाव आपको उस तरह से नज़र नहीं आएगा। यहाँ भारत में आप देखिए, अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा याद है, वो गा भी रहे हैं उसको, खुद को हिंदू बता रहे हैं, जबकि उनकी राजनीति की शुरुआत हिंदुओं को उनके पवित्र स्वास्तिक को अपमानित करने या भगवान हनुमान जी के ही अपमान से शुरू हुई थी। अखिलेश यादव गंगा में डुबकी लगा करके खुद को हिंदू बता रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर हिंदू बनने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यानी वही बात जो मैंने आपसे पहले कह दी है कि वोकिज्म छोड़ करके अब एक्सट्रीम लाइन पकड़ने वालों को एम्पावर करना ही अमेरिका का असली मकसद है। नतीजा ये होगा कि देश के छोटे छोटे हिस्सों में धर्म और मजहब के नाम पर हिंसाएं भड़केंगी, जाति के आधार पर लोग बंटेंगे और लड़ते फिरेंगे। इन्हीं के आधार पर अमेरिका सरकारों पर दबाव बनाने का काम भी करेगा। आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए, जहां पर अमेरिका ने एक्सट्रीम ग्रुप को एम्पावर किया, उनको समर्थन दिया शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में, और उसके बाद वहां पर अपने आदमी को प्लांट कर दिया। सीरिया में भी कट्टर गिरोह को ही ताकतवर बनाने का काम अमेरिका ने किया है असद को हटाने के लिए। ये कट्टर किसी भी साइड के हो सकते हैं और अमेरिका के लिए ये सारे एक्सट्रीम एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदीन ही हैं, जिनको वो इस्तेमाल करेगा दुनिया पर अपनी ताकत थोपने के लिए। और यही वजह है आने वाले समय में भारत को और अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप नोट भी रखेंगे, इसको सेव करके रखेंगे, और 2025 में आप देखेंगे कि ये सभी घटनाक्रम इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने आ रहे होंगे। ये मैं अपनी गारंटी पे आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।